गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो ग्रह के संबंधी केपलर का नियम। ठीक है, केपलर ने हमें कितने नियम दिए हैं इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। जो टॉपिक है वो हमारा ग्रह के संबंधी केपलर के नियम। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये ग्रेविटेशन मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट का एक टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके लिए समझ में आएंगे केपलर के नियम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो इन्होंने कहा कि ग्रह के संबंधी केपलर के नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो केपलर ने ग्रह से संबंधित 3 नियम दिए हैं। ठीक है, तो जो पहला नियम है वो क्या है हमारा, जिसे हम कहते हैं कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम होता है जैसे सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह हैं वो घूमते हैं, वो अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, तो देखो हम चलते हैं। जैसे जो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं, लेकिन जो सूर्य होता है वो अपने केंद्र पर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह होते हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं, लेकिन सूर्य होता है वो क्या करता है, अपने केंद्र पर स्थित रहता है। यही हमारा क्या है, केपलर का प्रथम नियम है। चलो सेकंड नियम पे चलते हैं कि सेकंड नियम क्या है। सेकंड नियम क्या होता है, इसे हम क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं। क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। ठीक है, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। जैसे कोई भी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो एक रेखा होती है, जैसे ये सूर्य है और ये ग्रह घूम रहे हैं, ये इनको मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, मिलाने वाली रेखा है वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का जो क्षेत्रफलीय वेग होता है, ठीक है, तो जो ग्रह का जो क्षेत्रफलीय वेग होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है हमेशा। ठीक है, ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या है, इस नियम के अनुसार जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उस वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, तो उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। जब सूर्य से कोई भी ग्रह दूर है तब उसका जो वेग होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही न्यूनतम होगा। और अगर सूर्य से कोई पिंड अगर ग्रह है वो पास आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई समय ऐसा आता है कि ग्रह दूर होता है सूर्य से, और कोई टाइम ऐसा आता है जैसे कि सूर्य जो होता है वो ग्रह होता है वो सूर्य से क्या होता है, पास होता है। तब जो ग्रह होता है सूर्य से जो पास में जब ग्रह आता है तब उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। तो देखो क्या कहते हैं, इस नियम के अनुसार जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग न्यूनतम, तथा जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो उसका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यही बताया गया है इन्होंने। और जो हमारा तीसरा नियम है वो क्या होता है, परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, जो तीसरा नियम है वो परिक्रमण काल का दिया था केपलर ने। तो तीसरा नियम क्या है, किसी भी ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य के औसत दूरी की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, किसी भी ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग, जैसे कोई ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, मतलब कोई परिक्रमा लगा रहा है, तो उसका वर्ग, ठीक है, परिक्रमण काल यानी कि टी, परिक्रमण काल तो आपको पता ही होगा टी होता है, उसका वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी, यानी कि ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो आर होगी उसकी तृतीय घात के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होगा। माना किसी सूर्य के परिक्रमण काल टी हो गया, लो परिक्रमण काल टी हो गया, उसकी सूर्य से औसत दूरी क्या हो गई, ये आर हो गई।
ठीक है। तो उनका जो हमने बताया था आपके लिए, जैसे टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती क्या होगा, आर क्यूब होगा, ठीक है। यही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आर ये बताया है कि आर स्क्वायर अनुक्रमानुपाती क्या होगा, आर क्यू के होगा, ठीक है। जहाँ पे हम आर स्क्वायर होगा जो हमारा, ठीक है, ये आर स्क्वायर होगा, जहाँ के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, नेक्स्ट क्या है, यदि दो पिंडों के परिक्रमण काल T1 तथा T2 है, T1 और T2 है, ठीक है, और उनकी मतलब सूर्य से औसत दूरियां, यानी कि ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरियां है वो क्या है, R1 है और क्या है, R2 है, ठीक है, R1 और R2 है। तब क्या होगा हमारा, एक जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा T2 T2 आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होगा, R1 का क्यू अपॉन में R2 का क्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बस, तो चलते हैं।